Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today we'll be studying chapter 11th from class 12th Biology NCERT, Biotechnology, Principles and Processes. In this chapter we are going to study about principles and processes which are involved in the field of biotechnology. Now the question arises, or one has to understand that what actually includes in biotechnology and what is biotechnology. So अगर हम वर्ड की टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करें तो बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी हम टेक्निकल चीज़ें या प्रोसेसेस इसको करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो टेक्निक्स जो इन्वॉल्व है हमारे किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म को या उसी ऑर्गेनिज्म में से किसी के एंजाइम को स्टडी करके किसी और ऑर्गेनिज्म में डालकर या उसका कोई प्रोडक्ट बनाकर इस तरीके से पेश करना जो इवेंचुअली यूज़फुल हो किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, तो वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है। सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है हमारा वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन जो है वो कैसे बनेगा, जैसे हम माइक्रोब्स को या उनके एट्यूनिएटेड फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को लेंगे और हम क्या करेंगे, उसकी वैक्सीन कर देंगे और हम ह्यूमंस में इंजेक्ट कर देते हैं। वाई? सो टू हैव अ इम्यूनिटी। ठीक है, जिसमें हमने पिछली बार पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होती है, तो हमारी एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाती है। तो क्या हुआ कि हमने लाइव ऑर्गेनिजम्स का काम उनको हमने काम में लाया एंड व्हाट वी डिड इज़ दैट फाइनली हमने क्या किया, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया विच विल हेल्प ह्यूमन और विच विल वर्क एज अ इन द फील्ड फॉर अ ह्यूमन वेलफेयर। तो इस तरीके से हमारी बायोटेक्नोलॉजी डिफ़ाइन हो सकती है। नाउ सम कॉमन एग्जांपल्स की बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसे कि हमारा हो सकता है, एक होता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसिस ऑफ अ जीन, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, इसलिए जो ईएफबी है, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ये कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में इंटीग्रेशन है किसका, नेचुरल साइंस का, जो हम नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो इंटीग्रेशन किसका हुआ, नेचुरल साइंस का प्लस ऑर्गेनिजम्स और उनके सेल्स का, ऑर्गेनिजम्स और उनके सेल्स या पार्ट्स का, जिनका भी हमें कुछ भी प्रोसेस करना है या टेक्नोलॉजी से चेंज करना है, प्लस मॉलिक्यूलर एनालिसिस का, मतलब कि जब हम इन सब चीज़ों को ऐड करके एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाकर जो कि ह्यूमन वेलफेयर में काम आएगा, तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। अब क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पे, तो हम प्रोसेसेस पे बाद में आएंगे। लेट्स स्टडी प्रिंसिपल्स फर्स्ट। सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो कोर टेक्निक्स पे डिपेंडेंट है, दो कोर टेक्निक्स पे डिपेंडेंट है, जिसमें से सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कंप्राइज करके रखेगा, हमारा कोई भी डीएनए मटेरियल, हमारा कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, से डीएनए और आरएनए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, जब हम उसमें चेंजेस करते हैं, कोई भी, सपोज़ हमने डिफेक्टिव जीन हटाना हो या हमें कोई यूज़फुल जीन ऐड करना हो, सो हम ऐसा कोई भी चेंज करते हैं जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑल्टर करते हैं, तो फाइनली क्या होता है कि फिनोटिपिक चेंज आता है। ऑफ कोर्स फिनोटिपिक आएगा जीनोटिपिक के साथ साथ, तो वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो हमने पिछले वाला जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी थी, हम इस तरीके से कर पाएँ कि उसको आगे बढ़ावा देने के लिए या उसकी आगे प्रोसेसिंग करने के लिए हम इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ जो माइक्रोब्स फ्री हो या कंटामिनेशन फ्री हो। ठीक है, ताकि हम डिज़ायर्ड माइक्रोब या डिज़ायर्ड सेल लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर पाएँ, क्योंकि हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात एक छोटे लेवल पे नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एट अ लार्ज स्केल। ऑफ कोर्स तो उसका प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे होगा। देयरफॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द थिंग्स और द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, एंजाइम्स है, ये लार्ज स्केल पे होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब इन्वॉल्व होता है। देयरफॉर टू कोर टेक्निक्स कौन कौन सी हो गई, पहला हो गया हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हो गया हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इस आने वाले पैराग्राफ में कुछ ओवरव्यू दे रखा है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम एक बार ओवरव्यू ढंग से समझ लेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ नॉर्मल वे और इन अ लीनियंट वे। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ फर्स्ट। व्हाट हैपेंस इज कि सबसे पहले एक मेन पॉइंट आता है, वो ये आता है कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को।
इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो प्रिजर्व कर रहा है, और बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परमिट करता है वेरिएशन को. सो व्हाट प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड व्हाट परमिट्स वेरिएशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, जिसमें भी दो वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. क्वेश्चंस जो है इसी वर्ड पे फोकस करके आ सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस. देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है. पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन. मतलब कि सपोज़ हमारे पास ये 2 ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है. हमें इस वाले ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ चेंजेस लाने हैं ताकि आने वाली प्रोजेनी जो है उसी चेंजेस के साथ पैदा हो. यहाँ तक बात आई समझ में? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें चेंज लाना है इस डीएनए में कि कौन सा स्पेसिफिक जीन हमें डालना है, वो ऑफ कोर्स कहीं बाहर से डालना होगा, क्योंकि जीन है तो वो किसी और जेनेटिक मटेरियल का पार्ट रहा होगा. तो सपोज़ हमें इस वाले ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल से जीन को पहले ढूंढना है. डिज़ायर्ड जीन हमें पता होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना है, तभी तो हम दूसरे में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे. ऑल राइट. अब बात आती है, अभी हम ये फर्स्ट स्टेप पे ही चल रहे हैं. बात आती है कि हम यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो हम इस जीन को आगे जाकर सेपरेट कैसे कर सकते हैं या अलग कैसे निकाल सकते हैं. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, हमने क्या किया, हमने उस जीन को पता कर लिया. अब जब हम उस जीन को पता कर लेते हैं, या जब व्हेन वी गेट टू आइडेंटिफाई द डिज़ायरेबल जीन विच हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, इनटू द होस्ट, जिसको हम कहते हैं जिसमें चीज़ें डलने वाली हैं. सो इनटू द होस्ट व्हाट वी डू इज़ कि हम कुछ बेसिस तक आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम उस पूरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को तोड़कर बाहर निकाल लेते हैं. नाउ हाउ दिस इज़ पॉसिबल. हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसे हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं. ये क्या करते हैं, डीएनए के पीस को कट कर देते हैं. अब अलग अलग तरीके के हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग सीक्वेंस पे आइडेंटिफाई करके उन्हें कट कर देते हैं. नाउ वंस द डिज़ायर्ड बेस इज़ कट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम उस कटे हुए डिज़ायर्ड पीस को अब चाहते हैं कि इस वाले ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में डालना है. अब ये ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं हम. तो उस डिज़ायर्ड जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा जीन्स है, जो हमारे डिज़ायर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या जीन्स है जो हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने हैं, उसको किसने कट किया था, मॉलिक्यूलर सिजर्स और या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया था. अब क्या होगा, ये जो कट आउट पार्ट है इसको हम जोड़ेंगे प्लाज्मिड के साथ. प्लाज्मिड हमारा डीएनए ही होता है, पर ये एक ऑटोनॉमसली सर्कुलर, देखो यहाँ पे है ना, आपको एक प्लाज्मिड की अलग से डेफिनेशन मिल जाएगी. सो व्हाट इज़ प्लाज्मिड, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. सर्कुलर बोले तो ऐसे करके हमारा डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, ये पूरा होगा. तो अब हमने क्या किया, जो हमारा कटआउट पीस था जीन्स का, जो हमें अगले होस्ट में डालना है, हमने पहले प्लाज्मिड चूज़ किया. प्लाज्मिड में से इतने पोर्शन में हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया. ये वाला पोर्शन प्लाज्मिड का हटा दिया. वेट, ये हमारा प्लाज्मिड है पूरा, ठीक है. हमने क्या किया, प्लाज्मिड का इतना पोर्शन हटा के साइड कर दिया. क्यों, क्योंकि हमें अपना खुद का एक जीन्स यहाँ पे डालना था, ठीक है. और अब क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा प्लाज्मिड, और ये हो जाएगा वो वाला पार्ट जो हमें बाहर से हमने इनकॉर्पोरेट किया है. अब ये प्लाज्मिड ही है. बात आती है कि ये अब काटने को तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, अब चिपकाने को यहाँ से और यहाँ से चिपकेगा कैसे, डीएनए से, प्लाज्मिड डीएनए से. यहाँ होता है हमारा एक और एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज, ठीक है. अब ये जो जब चिपक जाएगा तो फाइनली हमारा ये पूरा पोर्शन तैयार हो चुका है, जो रेडी है टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट. और यही हमारा दूसरा पॉइंट है. क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट. जैसे ही हम होस्ट को पता कर लेंगे तो हमने जो हमने अपना प्लाज्मिड डीएनए के साथ जो हमने अपना पोर्शन तैयार किया है वो हमें इनकॉर्पोरेट करना है. अब
इनकॉर्पोरेट करने के लिए अलग से कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो हम आराम से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे हमारी बैलिस्टिक गन हो गई, माइक्रो इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, और मतलब बॉम्बार्डमेंट हो गया डीएनए का, तो ये अलग प्रोसेसेस हैं, हम अभी पढ़ेंगे। अब बात आती है कि जब ये वंस दिस पार्ट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट, नाउ द मेन थिंग इज़ कि हमें ये मेंटेन रखना है, ठीक है, मेंटेन रखना है, ताकि आने वाली प्रोजेनी में जो हमने चेंजेस करे हैं इसके जेनेटिक मटेरियल में, वो आगे जाकर भी वो चेंजेस हमें दिखाई दें। और इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स सक्सेसफुल माने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने एक थोड़े उसमें समझ लिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है होस्ट में डाल दिया है और उसको जो है यहाँ आकर प्रोजेनी में डालना है, तो प्रोजेनी में कैसे आएगा? प्रोजेनी में तब आएगा जब हमारा पूरा सिस्टम व्हेन द डीएनए विल इटसेल्फ गेट मल्टीप्लाई होगा, रेप्लिकेशन में जाएगा, तभी तो हमारा ये आगे जाकर मल्टीप्लाई होकर प्रोजेनी में पहुँचेगा। तो अपने आप से तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, राइट। तो जो हमने होस्ट में जो हमने डिज़ायर्ड जीन डाला है, उस प्लाज्मिड डीएनए में एक ओराई होना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहीं से हमारा डीएनए जो है रेप्लिकेट होके मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। देयरफॉर इट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन एंड देयरफॉर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमारा जो प्रोसेस है या जो एबिलिटी है मल्टीप्लाइंग कॉपीज़ बनाने की, चाहे वो किसी भी जीन्स की हो, सपोज़ करो हमने क्या किया, हमने ये हमारा ई कोलाई का सेल है, ठीक है, ई कोलाई हमारा होस्ट है और हमने एक एंटीबायोटिक जीन हमने डालनी चाहिए, ठीक है, एंटीबायोटिक जीन हमने डालनी चाहिए। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? वो ये कहलाएगी कि किसी ये जीन भी हम किसी और ऑर्गेनिज्म से इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने साल्मोनेला टाइफोइमूरियम से निकाल लिया ये एंटीबायोटिक जीन और हमें ई कोलाई में डालना है। हमने वो सारे प्रोसेसेस कर लिए। ये जो एबिलिटी है इस एंटीबायोटिक जीन की ई कोलाई में जाकर मल्टीप्लाई होने की, उसको हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है। सो द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई इज कॉल्ड एज क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। आई होप ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब ये पैराग्राफ ही हमारी नींव है आने वाले चैप्टर की, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा तो इट्स टू ईजी टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। अब बात आती है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले तो जिसमें हमने चेंजेस लाने हैं और जो चेंज्ड डीएनए बनेगा हमारा, ठीक है, जिसमें डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट होगा। इसके लिए टूल्स कौन कौन से चाहिए? तो सबसे पहला, जब हमने अपना डिज़ायर आइडेंटिफाई कर लिया डिज़ायरेबल जीन को, उसको हमें क्या करना है, कट करके बाहर निकालना है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये हमने पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, देखो क्या होता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसकी डिस्कवरी किस हिसाब से हुई कि हमने किसी ज़माने में 1963 वाले ज़माने में ई कोलाई में हमने ये देखा कि ई कोलाई में कुछ ऐसा है जो कि बैक्टीरियोफाज का जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज का जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट कर पा रहा है। हमने फिर जो नारो डाउन करके हमने बोला कि 2 एंजाइम्स हैं जो कि इसकी ग्रोथ को रोक पा रहे हैं। तो जो पहला एंजाइम है वो कैसे रोक पा रहा है कि वो डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। दूसरा क्या है कि वो डीएनए को कट कर दे रहा है। अब ये जो डीएनए को कट कर पा रहा था, इसी को हमने बोला कि ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। बात आती है कि जो हमारा ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमारा एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, इनफैक्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एंजाइम से रिलेटेड है। उस ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एंजाइम का नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है, इसके अंदर 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारा एक्सोन्यूक्लियस और एक आ जाता है हमारा एंडोन्यूक्लियस, और नाम तो हो ही गया रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस है, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है, ये डीएनए के स्ट्रैंड को काटेगा मगर बाहर की तरफ से, मतलब एट द एंड ऑफ द स्ट्रैंड,
ठीक है, या हम कह सकते हैं इट विल रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, जबकि जो एंडोन्यूक्लिएज है ये रिमूव करेगा डीएनए के अंदर वाले हिस्से को। एंडो नाम ही हो जाता है कि अंदर की तरफ करेगा। ओके, सबसे पहला जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमारा डिस्कवर हुआ था वो हुआ था हिंद 2। ठीक है, हिंद 2 के बाद तो बहुत सारे हो गए, जैसे कि मतलब कुल मिला के 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है फिलहाल हमारे पास, ओवर 230 स्ट्रेन्स, क्योंकि स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि हमें ये कहाँ से निकालने होते हैं, बैक्टीरिया से ही आइसोलेट करने होते हैं। नाउ जो हमारे ये जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे ये डीएनए सीक्वेंस को कट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरे डीएनए सीक्वेंसेस पे पहले घूम जाएंगे, घूमकर पहले एक स्पेसिफिक साइट वो देखेंगे जिसको ये लोग खुद रिकग्नाइज कर सकते हैं। हर एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन हमारा जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक साइट को ही रिकग्नाइज कर सकता है और उस स्पेसिफिक साइट पर ही डीएनए को कट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं कि वो उनका रिकग्निशन सीक्वेंस है, क्योंकि वो उसी को समझ पा रहे हैं। वैसे ही अगर हिंद 2 जो है इट विल ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब वो रिकग्नाइज कर लेगा अपना सीक्वेंस को, जो कि 6 बेस पेयर कंसिस्ट करके रखता है। ये सिर्फ हिंद 2 की बात हो रही है। अब इस एंजाइम की नेमिंग कन्वेंशनल वो देख लें अगर हम, तो उसमें क्या है कि सपोज हमारा नाम है इकोराई 1। ठीक, अब इसमें क्या होगा, हमारा इस नाम का अगर हम नेमिंग प्रोसेस समझें तो जो सबसे पहला लेटर होगा वो होगा जीनस का नाम। ठीक है, और जो बीच के जो 2 नाम होंगे वो होंगे स्पीशीज़ के नाम। जो आर है ये कहलाएगा स्ट्रेन, कि कौन सा स्ट्रेन है। और ये जो रोमन नंबर है, जैसे कि हमारा हिंद 2 ही समझ लो, तो ये जो रोमन नंबर है ये रोमन नंबर कहलाता है कि हमने बैक्टीरिया से कौन से नंबर पे आइसोलेट किया इस एंजाइम को। ठीक है, तो रोमन नंबर ये कहलाता है। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे आगे, वो ये है, ओके, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रिकग्नाइज कर रहा था अपनी सीक्वेंस को, वो जनरली पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो होते हैं कि अगर हम उस सीक्वेंस को इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, वो दोनों तरफ से सेम ही सेंस देगा। जैसे कि अगर हमारा सीक्वेंस का नाम है GAATTC, तो अगर मैं इसी सीक्वेंस को इस तरीके से पढ़ लूँ या इस तरीके से पढ़ लूँ, ये दोनों सेंस एक ही वाला दे रहा है। वैसे ही जैसे हमारा जो वर्ड है मलयालम, मलयालम को हम उल्टा पढ़ लें या फिर सीधा पढ़ लें, दोनों तरफ से सेम ही मतलब निकालता है। ठीक है, मलयालम और मलयालम, तो इसी को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह देते हैं, जो कि बोथ डायरेक्शंस में फॉरवर्ड या बैकवर्ड सेम सेंस करता है। यही चीज़ हमारी समझा रखी है इस डायग्राम में, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सपोज़ हमारा ये वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए मतलब कि वो वेक्टर जिसमें से हमें चीज़ें निकालनी है। अब क्या होगा कि ये क्या हुआ, इस पार्ट में से हमें कट करना है। हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा, इस वाले सीक्वेंस को पढ़ेगा और क्या करेगा, अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो G और A के बीच में कट लगाता है। तो यहाँ पे एक कट लग जाएगा और यहाँ पे एक कट लग जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर होगी। अब जिस हिसाब से कट लगा है तो हमारा इस तरीके से जो पोर्शन है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस बन गई और यहाँ पर स्पेस बन गई, किस वजह से, क्योंकि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने खा लिया या डाइजेस्ट कर लिया इस चीज़ को या कट कर दिया। अब जो हमारा बेस पेयर ये जो अलग से निकल कर है, ये जो अलग से निकल कर खाली हो जाता है, इसको हम कहते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। ठीक है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच कहते हैं, या हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स, STICKY, स्टिकी एंड्स। जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस हमेशा स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करता है या फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डीएनए के बीच में से काटेगा और बीच में से कटते ही हमारा एक बेस पेयर खाली हो जाता है, जिस वजह से हम उसे ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस या स्टिकी एंड्स कह देते हैं। और ये कौन कर पा रहा है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही कर पा रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि हम इन दोनों को आपस में लाकर जब चिपकाना चाहेंगे तो ये दोनों मिलकर एक ही एंटिटी बन जाएंगे, जैसे कि ये बन गया। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो हमारे स्टिकी एंड्स थे वो काउंटर वाले डीएनए मॉलिक्यूल से, मतलब काउंटर पार्ट्स जो है इनके, उनसे क्या बनाएंगे, ये फॉर्म कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड।
और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। प्लस इन एडिशन कौन हेल्प करेगा इनके स्टिकी एंड्स को चिपकाने में या इनको एक एंटिटी बनाने में, वो होगा हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा टूल्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है। अब आगे बढ़ेंगे, एक बार और देखेंगे। ये देखो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए में से हमें एक स्पेसिफिक वो निकालना है, एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं जीन सीक्वेंस हमें चाहिए जो हमें इनकॉर्पोरेट करवाना है। अब इनकॉर्पोरेट, ये हमारा होस्ट है, ठीक है। अब होस्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, पहले हम ले लेंगे प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर में से इस वाली चीज़ को हम यहाँ चिपका देंगे। आपको ये दिख रहा होगा, ये किसने किया, ये डीएनए लाइगेज ने किया। और यहाँ पे जो कटिंग का पार्ट हो रहा था वो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो चिपकाने का काम कर रहा था डीएनए लाइगेज, और क्या अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था। यहाँ पे होते ही हम इसको बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कुछ प्रोसेसेस आते हैं या कुछ टेक्निक्स आती हैं, उसके थ्रू हम होस्ट में अंदर डाल देंगे। और जब ये डिवाइड होगा तो प्रोजेनी में भी वही चीज़ आ जाएगी जो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि डीएनए जो है हमें आराम से अपनी खुली आंखों से दिख जाता और बहुत इजी प्रोसेस हो कि हमने डीएनए को बीच में से काट लिया और हमारे पास अब ये 3 स्ट्रैंड्स तैयार हो गए और उसमें से हमने ये वाला निकाल के इनकॉर्पोरेट करवा लिया। ऑफ कोर्स जितना सुनने में इजी लग रहा है, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक थिंग। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो हमारे 3 स्ट्रैंड्स हो चुके हैं, इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करके वो वाला स्ट्रैंड या वो वाला सीक्वेंस कैसे निकालेंगे जो हमें फाइनली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करवाना है हमारे प्लाज्मिड वेक्टर में। तो इस चीज़ को हम सेपरेट या आइसोलेट कर सकते हैं डीएनए फ्रैगमेंट को बाय अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमने जो अपना डीएनए को कट किया है बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके फ्रैगमेंट्स हमारे पास आ गए। अब हम एक टेक्निक से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं, जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमें पता है कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर हम एक जेल मीडियम पे, जिसमें हमारा क्या नाम है, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अलाउ डीएनए फ्रैगमेंट्स टू मूव। नेगेटिवली चार्ज है तो वी कैन अलाउ देम या वी कैन फोर्स देम टू मूव टुवर्ड्स एनोड साइड, ठीक है। एनोड साइड बाय हाउ, बाय हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम या मैट्रिक्स। अब बात आती है मीडियम या मैट्रिक्स की, तो मीडियम या मैट्रिक्स हम बेड पे तो कर नहीं सकते, वी नीड टू हैव अ बायोलॉजिकल मीडियम एंड मैट्रिक्स। सो कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज़ एगरोज, ठीक है। एगरोज जो है हमारा एक नेचुरल पॉलीमर है जो एक्सट्रैक्टेड है सी वीड से। अब क्या होगा कि इसमें स्पेसेस होते हैं और ये हमने वेल्स बना दिए। वेल्स बोले तो हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को इन वेल्स में डाल दिया। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी चालू करेंगे तो ये जो हमारे डीएनए के बैंड्स हैं या जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो मूव करना चालू करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू मूव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दे आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द एनोड साइड बिकॉज दे आर इटसेल्फ दे आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सीविंग इफेक्ट होता है। सीविंग इफेक्ट का मतलब ही होता है कि छन कर जाना चीज़ है, और जब कोई भी चीज़ छन कर जाती है वो किस हिसाब से जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जितना छोटा साइज़ होगा वो उतना आगे तक जाकर पहुँचेगा, और जितना बड़ा साइज़ होगा वो उतना पीछे की तरफ रह जाएगा। और इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दिखे भी तो, क्योंकि हमें इतनी आसानी से चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। तो जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे ये चीज़ें रन कर जाती हैं, द प्रोसेस कंप्लीट्स, इज व्हाट वी डू इज़ दैट वी स्टेन दिस मैट्रिक्स बाय इथीडियम ब्रोमाइड। ये जो कंपाउंड है इथीडियम ब्रोमाइड, ये हेल्प करता है हमारे डीएनए को नेकेड आई से देखने के लिए, मगर नेकेड नॉर्मली नहीं, इन द यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन में जब हम इस जेल मैट्रिक्स को हम इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं तो वो पूरा स्टेनिंग जो है डीएनए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस वजह से ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए हमें दिखना चालू हो जाते हैं इन द स्टेन्ड जेल। और इस तरीके से हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एगरोज जेल को, जिस पे हमारा डिज़ायर डीएनए वो है पीस है, हम उसको निकाल कर आगे
काम कर सकते हैं। काम करने का मतलब कि हम उसको आगे जाकर वेक्टर डीएनए से जोड़ सकते हैं। वाया विच एंजाइम? वाया डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने कौन सा कंपाउंड यूज़ करा है। हमने कंपाउंड यूज़ करा है इथीरियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। कौन सा कलर होगा डीएनए का? इट विल बी ऑरेंज इन कलर। ये जो हमारा प्रोसेस है ना, या जो हमारा जो स्टेप है कि हम एग्रोज जेल पे रखे हुए डीएनए फ्रैगमेंट को जो हमें ज़रूरत है हम उसको काट कर बाहर निकाल रहे हैं, मतलब वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इल्यूशन। अब बात आती है क्लोनिंग वेक्टर्स की। क्लोनिंग वेक्टर्स में हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारा जो प्लाज्मिड डीएनए है उसमें हमारा डिज़ायर्ड जीन को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा देंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में और वो प्रोजेनी में आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए ही नहीं है, वी हैव एम्पल ऑफ थिंग्स टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्लोनिंग वेक्टर्स में। एक और एग्जांपल आ जाता है, वो है हमारा बैक्टीरियोफाज। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या है, हमारा जो बैक्टीरियोफाज है और जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए, इसमें अगर इफ़ वी आर एबल टू लिंक एलियन पीस ऑफ डीएनए, तो हम उसकी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और बहुत सारे नंबर्स करवा सकते हैं जो कि इवेंचुअली प्रोजेनी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफाज एंड प्लाज्मिड और भी होते हैं, कॉस्मिड्स होते हैं हमारे, ठीक है, और और तरीके के होते हैं। द थिंग इज़ कि ये जो हमारा बैक्टीरियोफाज है या प्लाज्मिड डीएनए है या कॉस्मिड ही मान लो, ये जो हमारे जितने भी क्लोनिंग वेक्टर्स हैं ना, इनकी एक स्पेस होती है, मतलब कि हम कितने स्पेस तक या कितना यूनिट ऑफ पीस ऑफ डीएनए हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम कितना ही बड़ा स्ट्रैंड जाकर हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे प्लाज्मिड डीएनए में। इनकी भी एक स्पेस और इनकी भी एक यूनिट होती है, वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। तो बात होती है कि क्लोनिंग वेक्टर्स में भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं। नोबडी और नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू क्लोनिंग वेक्टर्स। इनके भी कुछ अपने क्राइटेरियाज होते हैं। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ दैट द क्लोनिंग वेक्टर हैज़ टू हैव अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, मतलब कि ये वो साइट है जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन ऑफ एनी पीस ऑफ द डीएनए विल स्टार्ट। ठीक है, व्हेन लिंक टू द सीक्वेंस। रेप्लिकेशन ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और वो प्रोजेनी में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे या आगे जाकर वो प्रोजेनी में नहीं पहुंचेंगे। क्लोनिंग वेक्टर हैज़ टू हैव अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट इज़ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो कहाँ से हमारा कोडिंग शुरू होगी, कहाँ से, इट्स लाइक कि which helps in identifying and eliminating non-transformants selectively permitting the growth of the transformants। मतलब कि जो चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट करवाई है बस वही जाकर मल्टीप्लाई हो, ना कि कोई और प्रेजेंट जीन या ना कि कोई और प्रेजेंट डीएनए फ्रैगमेंट जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन में वो ट्रांसफॉर्मेंट ही जाकर हमारा आइडेंटिफाई होकर मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोनिंग साइट। यस, क्लोनिंग साइट वो रिकग्निशन साइट है जहाँ पर हम अपना डीएनए फ्रैगमेंट आकर स्टिक करते हैं। ठीक है, या वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज हम उसको जाकर पेस्ट करते हैं। किसी भी उसमें जो हमारे क्लोनिंग साइट्स है वो हमारी अलग अलग होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि सपोज़ हमने क्या किया, किसी एक क्लोनिंग वेक्टर की BAMH1 साइट पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हटाकर अपना कोई एक जीन इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि कल को मैं इस वाले वेक्टर को अगर मैं प्लेटिंग पे किसी सपोज़ दो तरीके के हमारे हमारे किसी भी एक क्लोनिंग वेक्टर पे दो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, दो रेजिस्टेंट जीन किस किस के लिए, एक है हमारा एम्पिसिलिन के लिए और एक है हमारा टेट्रासाइक्लिन के लिए। पर मैंने क्या किया, उस क्लोनिंग वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को हमने हटाकर अपना गिवन एक जीन को इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब अगर मैं प्लेटिंग करती हूँ जिसमें एक जगह एम्पिसिलिन है और एक जगह टेट्रासाइक्लिन है, तो या सपोज़ दोनों का मिक्सचर है, तो
हमें वहाँ से ये पता चलेगा कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंट है, मगर टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन है वो रिकॉम्बिनेंट वाला जो जीन है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मीडियम पे, जिस मीडियम पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होना चाहिए वहाँ तो हमने इंसर्ट करके दूसरा जीन ऐड कर दिया था, राइट, जिस वजह से उसके पास अब टेट्रासाइक्लिन वाली रेजिस्टेंस नहीं रही। तो इसी तरीके से हम जनरली स्प्लिटिंग मेथड से हम रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट्स रेजिस्टेंट जीन का हम पता करते हैं। कैसे? कि हमने मीडियम को ग्रो कर लिया प्लेट पे और हमने उस प्लेट पे हमने इनका ग्रोथ करवा के देखी कि कौन ग्रोथ कर पा रहा है और कौन नहीं। इसका मतलब ये हो जाता है कि किस में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है या कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। पर क्योंकि एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है तो जनरली हम इस सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट को क्या करते हैं, हम उसी क्लोनिंग वेक्टर के साथ साथ एक एंजाइम को ऐड या एक कोडिंग सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं। कौन से एंजाइम के? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के। इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब कि हमने अपनी मर्जी से इसको ऐड किया है टू टू गेट टू नो अबाउट दी सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स। तो हमने क्या किया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। तो अगर मैं कोई भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे अपनी कॉलोनीज़ को अगर मैं उगाना चाहूँ, मतलब कि ग्रो करना चाहूँ, तो हमें ये पता होगा कि जिस भी डीएनए में हमने इंसर्ट करा था अपनी मर्ज़ी से क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वो कॉलोनी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो वो कलर नहीं क्रिएट करेगी या प्रोड्यूस करेगी, जिसका मतलब क्या है कि वो एक रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है। इसका मतलब कि जनरली कोई चीज़ कलर देती है, जैसे कि ब्लू कलर देगी अगर हमारी कॉलोनी, तो हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करने से वो ब्लू कलर नहीं दे रही है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब उसके एक नेचुरल फॉर्म में कुछ चेंजेस आए हैं, इसलिए वो एक रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी बनकर तैयार हुई है। Vectors for cloning genes in plants and animals. Now in plants we have an example of a pathogen named as Agrobacterium tumefaciens. तो ये जो हमारा पैथोजन है ये डाइकॉट प्लांट्स में ज़्यादातर पाया जाता है। ये क्या करता है, this pathogen has the ability to deliver its own piece of DNA into the normal host या अपना जो normal plant है, क्या नाम होता है उसका? नाम होता है tDNA। ठीक है, अब इस tDNA में ये कैपेबिलिटी होती है कि नॉर्मल प्लांट सेल को ये ट्यूमर प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे हमारा ट्यूमर वाला प्लांट हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से जो ट्यूमर जो बनता है, अब ये वो केमिकल रिलीज़ करेगा जो पैथोजन को रिक्वायर्ड है, जो पैथोजन को ज़रूरत है। वैसे ही इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम अपने ह्यूमंस में देख ले तो जो अपना रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस में भी एबिलिटी है कि वो नॉर्मल सेल्स को, जो हमारा रेट्रोवायरस है वो नॉर्मल सेल्स को क्या कर देता है, वो कैंसरस बना देता है ना, कैंसरस बना देता है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, या जो डिवीजन होता है सेल्स का, मल्टीप्लिकेशन होती है, वो जो है वो अलार्म्ड रेट पे, मतलब कि अनकंट्रोल्ड रेट पे होनी शुरू हो जाती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों की इंफॉर्मेशन लेकर कि कौन से की हमारी tDNA की और हमारे रेट्रोवायरस की इंफॉर्मेशन लेके हमने क्या किया, इनको डिसआर्म कर दिया। मतलब कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो हमारा tDNA जो हमारा अंदर जाकर पास कर रहा था किसी भी उसमें होस्ट में, तो हमने इसको डिसआर्म कर दिया और यहाँ पे हमने मॉडिफाई करके कुछ अपनी इंटरेस्ट का जीन डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, इजी हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी पीस ऑफ दी डिज़ायरेबल जीन जो हमें करनी थी। वैसे ही हमने रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म कर दिया और हमने अपना डिज़ायरेबल जीन इनटू दी एनिमल सेल्स में डाल दिया। तो इस तरीके से हम डीएनए फ्रैगमेंट को लाइगेट करके सूटेबल वेक्टर के साथ और अपनी खुद की चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू द होस्ट, वेदर इट इज़ एनिमल और प्लांट, जहाँ पे वो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। बात आती है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम कम्पीटेंट होस्ट तक कैसे पहुंचाएं। तो क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हमने पहले पढ़ा था इट्स अ नेगेटिव मॉलिक्यूल, जिसका हमने फ़ायदा या जिसको हमने एक्सप्लॉइट करा था किस टेक्नोलॉजी के साथ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ, जहाँ पे हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट कर पा रहे थे। अब क्योंकि जो डीएनए है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है इन नेचर, तो वो सेल मेम्ब्रेन से आसानी से पार नहीं कर सकता है। ठीक है, सपोज ये सेल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो आसानी से ये इसको क्रॉस
नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमें बैक्टीरियल सेल को कम्पीटेंट बनाना ज़रूरी है कि वो हमारे बाहर के डीएनए को लेकर अपने अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्व कर सके। हम इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं ऑफ डाईवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। अब इस कैल्शियम के डालने से क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी कि जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में आ सके वाया द पोर्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन नाउ या इन इट्स सेल वॉल नाउ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे ही अब हम इस पोर्स की वजह से जब हमारा जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो अंदर चला जाता है, तो हम तुरंत इस सेल को जो है आइस पे रख देंगे। आइस पे रखने के थोड़ी देर बाद हम उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे, मतलब कि यहाँ पे हमारा हीट शॉक जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम तुरंत आइस पे रख देंगे। और इस तरीके से ये हमारा जो है this makes the process successful कि this will enable the bacteria to take up the recombinant DNA. Now this is not the only way for the transformation or the introduction of the alien DNA into the host cell. Next method is microinjection. Microinjection में क्या होगा कि हमारा जो recombinant DNA which it will be filled into a needle, and this needle will be directly injected into the nucleus of the animal or the plant cell. अब न्यूक्लियस में हो गया तो वो अपने आप ही इनकॉर्पोरेट कर ही चुका है। नेक्स्ट इज़ बॉलिस्टिक्स और जीन गन। इसमें क्या होता है कि हम सपोज़ हमने क्या ले लिया, हमने गोल्ड ले लिया या टंगस्टन ले लिया, वी टेकन गोल्ड और टंगस्टन, एंड व्हाट वी डिड इज़ कि हमने इसको कोट कर दिया बाहर से डीएनए मटेरियल से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मटेरियल से, और हमने इनको बॉम्बार्डेड करना शुरू कर दिया विद हाई वेलोसिटी इनटू दी होस्ट सेल। अब इस वजह से क्या होगा, वो बॉम्बार्डमेंट की वजह से वो इतनी हाई वेलोसिटी से वो सीधा जाकर अंदर सेल में न्यूक्लियस में जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच वी कैन मेक द competent host ready for the transformation with recombinant DNA. बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो हम ओवरव्यू हम कर चुके हैं। उसमें से एक है हमारा आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आइसोलेशन ऑफ डीएनए अभी हम पढ़ेंगे नीचे। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जैसे अलग अलग टाइप के एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस पे ही जाकर काम करते हैं। देन आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, ligation of the DNA fragment into a vector by DNA ligase enzyme, then transferring the recombinant DNA into host by either ballistic gene or gene gun or microinjection or by the heat shock वाला process. Then culturing the host cell in a medium at a large scale, ये हम आगे पढ़ेंगे। लार्ज, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का फंक्शन या बायोटेक्नोलॉजी टूल सक्सेसफुल तभी है जब हम इसको एट अ लार्ज स्केल हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो देयरफॉर इट विल बी प्रोड्यूस एट द लार्ज स्केल एंड देन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। सो आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल में प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल दी ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, मतलब कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इस केस में। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में होता है डीएनए कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से, साथ में ये एक प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन। ठीक है, इसके साथ साथ सिर्फ डीएनए जो है इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो सकता है अपना आरएनए होगा, अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारा प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, पॉलीसेक्राइड्स हो सकता है। तो जब भी हम आइसोलेट करेंगे तो डीएनए इतना फ्री फॉर्म में या इतना नेसेंट फॉर्म में नहीं आता, इनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो व्हाट वी डू इज़ दैट इन अ टेस्ट ट्यूब वी ऐड सर्टन काइंड ऑफ enzymes in order to have these macromolecules to be digested by those enzymes so that we can have a pure form of DNA जिसको हम आगे जाकर अपना डिज़ायर्ड जीन से जो है हम अपना पीस कट कर सकें और फाइनली कॉम्पिटेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकें एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट। तो हम किस तरीके के एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं? वी हैव लाइजोजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया, सेल्यूलेज फ्रॉम प्लांट सेल एंड काइटिनेज फ्रॉम फंगस। ठीक है, अब क्या होता है कि इन चीज़ों को हटाने के लिए जो हमारा आरएनए है वो किस तरीके से रिमूव हो सकता है विद द ट्रीटमेंट ऑफ राइबोन्यूक्लियस। प्रोटीन होगा प्रोटीएज से। ठीक है, और इस तरीके से सर्टन अमाउंट ऑफ एंजाइम्स डालने की वजह से हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और क्या होगा, जब हम चिल्ड इथेनॉल डाल लेंगे इसी टेस्ट ट्यूब में, चिल्ड इथेनॉल डाल लेंगे तो जो हमारा जो प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए है वो ऊपर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा और हम उसको निकाल लेंगे। आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा वो एक्चुअली में हमारा प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएनए को
निकाल सकते हैं। नाउ कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, बात हो गई, हमने आइसोलेशन कर लिया, बात होती है कटिंग की। तो ये जो हमने अपना प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए निकाल कर रखा है, इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे विद इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम इंक्यूबेट करेंगे विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपने अलग अलग टाइप के होते हैं और उनकी अलग अलग सीक्वेंसेस होती हैं, रिकग्निशन सीक्वेंसेस, कि वो वहीं पे जाकर कट लगाएंगे। तो हम उसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इसको ऑप्टिमल कंडीशन में इंक्यूबेट कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम चेक करेंगे, इसका प्रोग्रेशन चेक करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिजेशन का, तो हमें पता चल जाएगा ओके दिस हैज़ बीन कट। उसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको गो थ्रू करवाएंगे और यहाँ से क्या होगा, द डीएनए मॉलिक्यूल विल बी फोर्स टू मूव टुवर्ड्स द एनोड विच विल बी द पॉजिटिव साइड, बिकॉज डीएनए इज़ इटसेल्फ अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। और इस तरीके से हम अपने इसको डीएनए फ्रैगमेंट को अलग कर सकते हैं, द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, आपको पता होगा इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, इसका नाम था इल्यूशन था। नाउ दिस विल बी एडेड टू द वेक्टर डीएनए वाया व्हाट, वाया डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट है, यही जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने इनकॉर्पोरेट करना चाहा है, उसको हम एम्पलीफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है पीसीआर, जिसका नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन जो है वो आराम से सिंथेसाइज हो सकती है इन विट्रो। ओके, सो पीसीआर के प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, देन डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा एक्सटेंशन करवाएगा। ठीक है, और फाइनली हमारी नंबर ऑफ कॉपीज़ जो हैं या एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ डीएनए सेगमेंट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है उसको हम हीट करके डीनेचर कर देंगे या डीनेचुरेशन करवा देंगे उसका, जिस वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है अब सिंगल में हो जाएगा और वहाँ पे जो हमारे प्राइमर्स हैं वो एज अ प्राइमर्स जो हैं वो अनीलिंग प्रोसेस होगा और ये जो ऊपर वाली जो बड़ी स्ट्रैंड है वो दिस विल वर्क एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपना डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज को हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। ये आइसोलेट होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये इसको हम इसलिए जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हमारा अनीलिंग हो जाएगा, फाइनली एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि थर्मस एक्वाटिकस या टैक डीएनए पॉलीमरेज में वो वाली कैपेबिलिटी है कि वो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डीएनए सेगमेंट प्रोड्यूस करती है। तो जो हमारा एम्पलीफाइड जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है पीसीआर का वो जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमने बात करी थी कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो है हमारा, जैसे कि हमारी हो जाती है क्लोनिंग साइट हो जाती है और आई साइट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब हो जाता है, तो ये हमने पढ़ रखा है। उसके अलावा कंपीटेंट को रिसीव करने के लिए हम कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि सपोज हमने उसमें जो है हमने रेजिस्टेंट जीन डाली है एम्पिसिलिन की, हमने ट्रांसफ़र कर दी, सपोज इकोलाई सेल्स में ट्रांसफ़र कर दी। तो अगर मैं किसी भी अगार प्लेट पे कंटेनिंग एम्पिसिलिन डाल दूंगी और अगर मैंने कॉलोनीज ग्रो करनी चाहिए तो जो ट्रांसफॉर्म्ड हैं वो ग्रो कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है, और जो अनट्रांसफॉर्म्ड है वो ग्रो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए मटेरियल को भी हम जान सकते हैं। और ये क्यों हो सकता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ सिलेक्टेबल मार्कर ओनली। अब बात आती है फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने की। जितने अभी तक हमने प्रोसेसेस इन्वॉल्व करे हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स में, वहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिस प्रोडक्ट के लिए इतनी हमने मेहनत करी है वो मिलना चाहिए। तो कैसे मिलता है? जो हमारा जो मेन एम है वो एम ही ये है कि हम डिज़ायरेबल प्रोटीन को एक्सप्रेस कर सकें किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में या उसकी आने वाली प्रोजेनी में, राइट? क्योंकि प्रोटीन ही तो है जो फिर अल्टीमेटली काम करेगा। सो अब तक हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए काम कर रहे थे या बात कर रहे थे जिसमें हमने डिज़ायरेबल जीन को हमने ऐड किया था। अब एक बात आती है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की। सो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वो प्रोटीन है जो एक्सप्रेस हो जाता है हमारे हेटेरोलोगस होस्ट में। ठीक है, इसको फिर हम कल्चर करते हैं एट अ वेरी लार्ज स्केल टू हैव लार्ज नंबर या लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम करते हैं, हमारा एक कल्चर सिस्टम होता है जिसको हम कॉन्टीन्यूअस कल्चर सिस्टम कह सकते हैं। हम इसको कॉन्टीन्यूअस कल्चर सिस्टम इसलिए कहते हैं कि जिसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं
ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, और इसमें क्या करेंगे, एक मीडियम डालना पड़ता है ऑफ कोर्स। तो एक मीडियम हम डालते हैं एक तरफ से, वो यूज़ होता है, और उसको उस यूज्ड मीडियम को हम दूसरी तरफ से डिस्चार्ज कर देते हैं। और वैसे ही उसी एक दूसरी तरफ से हम न्यू मीडियम या फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीडियम हम उसको ऐड करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकली जो हमारा एक मोड होता है किसी भी सेल का, जो वो एक्टिव फेज़ में रहे या वो एक्सपोनेंशियल फेज़ में रहे हमेशा, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इस कल्चरिंग मेथड को हम जनरली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा लार्जर बायोमास जो है वो लीड करता है हायर यील्ड ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन। तो कुल मिला के हमें इस कॉन्टिन्यूस मेथड से या कॉन्टिन्यूस कल्चर मेथड से हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट या हायर यील्ड मिलेगी, हायर यील्ड ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन्स मिलेंगे हमें, किससे, कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम से। जो हमारा स्मॉल कल्चर है या कल्चरिंग प्लेट है, वो जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट हमारा बनाता है, ठीक है, जो कि सही अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बना पाता। और क्योंकि हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में हम डील कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत होगी बायो रिएक्टर्स की। बायो रिएक्टर्स को हम मान सकते हैं एक ऐसा वेसल जो कि लार्ज वॉल्यूम कंटेन करके रख सकता है कल्चर की, ठीक है। और इसमें हम जनरली क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड की बात नहीं है, वी मेंटेन ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन फॉर दी प्रोटीन्स और for the cells to get multiply, so like temperature, pH, substrate, salt, vitamins and oxygen। अब इसमें बायोरिएक्टर्स का जैसे हमारा एक एग्जांपल टाइम हो जाता है स्टरिंग टाइप का मतलब ये हो जाता है कि हम उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे, ठीक है। जो स्टर्ड टैंक रिएक्टर होता है वो सिलेंड्रिकल हो सकता है या कर्व्ड शेप में हो सकता है, अपने बेस की बात करें हम, ठीक है। और ये फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कॉन्टेंट्स। तो ये जो स्टरल टैंक है ये फैसिलिटेट करेगा इवन मिक्सिंग, ठीक है, इवन मिक्सिंग हो जाएगी हमारे सेल्स की, प्लस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट रहती है बायोरिएक्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अब देखो, अगर किसी भी इस सिस्टम में हम देखें तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करके रखेगा, ये रखेगा एक एजिटेटर सिस्टम जो उसको एजिटेट करता रहेगा या मिक्स करता रहेगा, एक ऑक्सीजन डिलीवरी, एक फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट, ताकि वहाँ से हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर हमेशा निकाल सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। अब क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो हम सीधा उसे कमर्शलाइजेशन के लिए मार्केट में नहीं अलाउ कर सकते हैं लॉन्च होना। तो इस चीज़ के लिए कुछ स्टेप्स ऑफ वो होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो अंडरगो जाने होते हैं, जैसे कि हमारा कंट्रोल क्वालिटी चेक होगा, कंट्रोल टेस्टिंग होगा, सूटेबल प्रेजर्वेटिव्स मिलाए जाएंगे और उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये जो हमारा ये सब कुछ मिलाकर जो हमारा क्या नाम है, सेपरेशन हो रहा है और प्योरिफिकेशन हो रहा है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन जो हो रहा है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली, इसको हम रेफ़र करते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग को, ठीक है। दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।